हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया लेक्चर जिसमें कि हम बात करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डायरेक्ट मैपिंग के बारे में बताया था। तो आज सबसे पहले हम डायरेक्ट मैपिंग के कुछ मतलब कि जो फॉर्मूले थे हम उसको पहले रिवाइज करेंगे। उसके एक और क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में नहीं कर पाया था। उसके बाद हम जंप करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर। ठीक है, फिर एसोसिएटिव मैपिंग के कुछ क्वेश्चन करके फिर हम बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मैपिंग के बारे में, डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट मैपिंग का कुछ मैंने फॉर्मूलाज बताया था। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मेरा रैम का साइज़, ठीक है, रैम का साइज हमें कैसे पता चलता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, मेमोरी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है डायरेक्ट मैपिंग में। पहले तो होता है हमारा टैग बिट, ठीक है, फिर होता है लाइन बिट, फिर होता है वर्ड बिट। ठीक है, हमारा इस 3 फील्ड में हमारा जो एड्रेस है वो डिवाइड हुआ रहता है। तो उसी तरीके से अगर मैं रैम साइज़ की बात करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसको हम लोग एस के थ्रू डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डब्ल्यू के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये टोटल को एस के थ्रू डिनोट कर दिए। लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं आर के थ्रू। ठीक है, लाइन को हम लोग आर के थ्रू डिनोट करते हैं। टैग को हम लोग एस माइनस आर बोलते हैं। ठीक है, टैग को हम लोग एस माइनस आर बोलते हैं। रैम का साइज़ कितना होता है ना, रैम का साइज़ जितना एड्रेसेबल मेमोरी है, रैम का साइज़ का मतलब क्या हुआ कि हमारे कितने बाइट का वर्ड हम स्टोर कर सकते हैं रैम में। तो कितने बाइट का वर्ड हम लोग रैम में स्टोर कर सकते हैं, जितना टैग है, जितना लाइन है, इनटू जितना वर्ड है, यानी कि 2 टू द पावर एस इंटू 2 टू द पावर डब्ल्यू, यानी कि इक्वल टू द पावर एस प्लस डब्ल्यू। ये होता है हम लोग का रैम का साइज़। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रैम का साइज़ कितना होता है। ठीक है ना, फिर बात करें हम लोग रैम का साइज़ चला गया। अब रैम के साइज़ के बाद आता है कैश साइज़। कैश साइज़ कितना होगा भाई लोग, कैश साइज़ उतना होगा जितना लाइन होगा, लाइन में जितने वर्ड होंगे। ठीक है ना, सपोज ये मेरा कैश है, कैश मेमोरी में मेरे कुछ लाइन्स हैं, एन लाइन्स हैं और एक लाइन में 3 वर्ड है, 3 बाइट का वर्ड है, मतलब कि 3 वर्ड है एक लाइन में। तो टोटल कितने वर्ड स्टोर हो सकते हैं, 3 इंटू एन, यानी कि जितना वर्ड है एक लाइन में इंटू होल लाइन, यानी कि टोटल लाइन इंटू नंबर ऑफ वर्ड्स। तो हम लोग बात कर सकते हैं 2 टू द पावर आर को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, और फिर एन डब्ल्यू को 2 टू द पावर डब्ल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग के एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर आर प्लस डब्ल्यू। ये हो जाएगा हम लोग का कैश साइज़। ठीक है, कैश साइज़ हो गया, रैम साइज़ हो गया। और एक होता है ब्लॉक साइज़। ब्लॉक साइज यानी कि एक ब्लॉक या फिर एक लाइन। ब्लॉक साइज या फिर कि हम लोग इसको ब्लॉक साइज भी बोल सकते हैं, लाइन साइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक ब्लॉक में जितने वर्ड्स होंगे एक लाइन में भी उतने ही वर्ड्स होंगे। क्योंकि हम लोग का एक ब्लॉक, सपोज कि अगर मेन मेमोरी है तो इसमें से एक ब्लॉक में जितने भी वर्ड हो, एक ब्लॉक उठ के एक ही लाइन में आके स्टोर होता है, यानी कि एक लाइन का जितना साइज होगा उतना ब्लॉक का साइज होगा। तो हम लोग इसको ब्लॉक के साइज को हम लोग 2 टू द पावर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस, डब्ल्यू और आर क्या है, एस है मेरा नंबर ऑफ बीट्स इन टैग, डब्ल्यू आर क्या है मेरा, आर है नंबर ऑफ बीट्स फॉर लाइन, एंड डब्ल्यू है मेरा नंबर ऑफ बीट्स फॉर वर्ड। और 2 टू द पावर डब्ल्यू का मतलब होता है साइज़। अगर 2 टू द पावर ले जाओगे तो फिर ये साइज़ का बात आ गया। ठीक है, उसी तरीके से ये सारा साइज़ का बात आ गया। और एस, डब्ल्यू, आर नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द एड्रेस, अगर हम एस, डब्ल्यू और आर की बात करें तो। ठीक है, ये डायरेक्ट मैपिंग का कंसेप्ट था। अच्छा, हम लोग इसी के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस आई थिंक 2 कि 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आई थिंक मैंने सॉल्व किया था। आज एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये है मेरा मेन मेमोरी का साइज़। अगर मैं बात करूँ कि मेरा अगर एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स होते हैं, एक ब्लॉक में कितने वर्ड होंगे, 2 टू द पावर डब्ल्यू वर्ड्स है कि नहीं। ये ब्लॉक का साइज़ था। तो अगर मैं बात करूँ कि रैम अगर मेरा इतना है तो एक मेमोरी में कितने ब्लॉक हो सकते हैं। अगर मेरे पास ब्लॉक साइज इतना है, रैम साइज इतना है, तो ब्लॉक साइज इतना है, रैम साइज इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने पॉसिबल है, 2 टू द पावर एस प्लस डब्ल्यू बाय 2 टू द पावर डब्ल्यू, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स पॉसिबल है 2 टू द पावर एक्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेन ये 3 फॉर्मूलाज हैं, ये 3 फॉर्मूला मेन है, बाकी ये सब आपको साइड में याद रखना होगा। अगर आपको पूछते एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स पॉसिबल, तो इट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर एस प्लस डब्ल्यू, यानी कि रैम साइज बाय ब्लॉक साइज 2 टू द पावर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर एस, जो कि मेरा नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बाद आता है नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स उसी तरीके से जैसे मैंने किया रैम के लिए रैम साइज बाय ब्लॉक साइज,
उसी तरीके से कैश के लिए नंबर ऑफ लाइन्स क्या होगा, कैश साइज बाय ब्लॉक साइज, यानी कि नंबर ऑफ कैश लाइन्स विल बी इक्वल टू कैश साइज क्या है, आर प्लस डब्ल्यू बाय ब्लॉक साइज टू द पावर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू द पावर आर। ठीक है, टू द पावर आर, ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ लाइन कैश लाइन्स। ठीक है, हाँ, तो बस इतने ही हमारे जितने भी हमारे फॉर्मूले थे बस इतने ही थे, हम बस डिस्कस करेंगे अभी एक और क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग एक और क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। अगर आपने डायरेक्ट मैपिंग पहले से अगर समझ लिया है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को मैं पहले कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया है मेरा मेन मेमोरी का साइज दिया हुआ है, मेन मेमोरी का साइज दिया हुआ है। मेन मेमोरी का साइज है हमारा 2 to the power 16 बाइट्स। ठीक है, ये मेरा मेन मेमोरी का साइज है। ब्लॉक साइज को मैं बी ए से डिनोट कर रहा हूँ। ब्लॉक साइज मेरा दिया हुआ है कितना, 8 बाइट्स। ठीक है, 8 बाइट्स मेरा ब्लॉक साइज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश, ये कितना दिया हुआ है, 32 लाइन्स दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, ये बाइट्स है, हाँ 32 लाइन्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ लाइन्स को हम लोग किसके थ्रू डिनोट करते हैं, टू द पावर आर के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें इस पूरे चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि पूरे फील्ड में, मेमोरी के पूरे फील्ड में, यानी कि हमें टैग बिट निकालना है, नंबर ऑफ टैग बिट्स कितने हो सकते हैं, हमें लाइन बिट निकालना है और वर्ड बिट निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन्स अगर 32 है तो इसको हम लोग टू द पावर आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन बिट्स कितने होंगे, आर में लाइन बिट्स होगा, तो यहाँ पे आर क्या होगा, 32 विल बी इक्वल टू 2 to the power 5, यानी कि आर विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके केस में ये अगर टैग है, ये अगर लाइन है, ये अगर वर्ड है, अगर ये आर है तो आर इक्वल्स टू 5 मेरा निकल के आ गया। ब्लॉक साइज कितना दिया है, 8, यानी कि 2 to the power 3। ठीक है, 2 to the power 3, यानी कि 3 है मेरा वर्ड साइज, वर्ड का बिट्स, यानी कि 3 मेरा के डब्ल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, फिर बात करते हैं मेन मेमोरी के बारे में, 2 to the power 16 बाइट। 2 to the power 16 बाइट्स का मतलब क्या हुआ कि इतना मेमोरी का साइज है। मेमोरी का साइज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 to the power s प्लस डब्ल्यू, आप फॉर्मूला को रिकॉल करें, 2 to the power s प्लस डब्ल्यू से हम लोग मेन मेमोरी के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, w दिया हुआ है 3, s कितना होगा, s कितना निकलेगा, s विल बी इक्वल टू, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो s प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे s प्लस डब्ल्यू कितना होगा, 16। ठीक है, तो इसमें से s प्लस डब्ल्यू मेरा निकल के आता है 16। w दिया हुआ है मेरा 3, डब्ल्यू मैंने 3 निकाला हुआ है, तो अभी मुझे s निकालना है, तो s कैसे निकलेगा, 16 माइनस 3 यानी कि 13, मेरा s निकल गया 13। s क्या होता है, ये टोटल हमारा s होता है, ये लाइन और टैग मिला के s होता है। r निकला हुआ है तो हम लोग का टैग बिट भी निकल जाएगा। टैग बिट कितना होगा, टैग बिट विल बी इक्वल टू s माइनस r विच विल बी इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, आंसर निकल गया। बस इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होता है। इसके बस एक और क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का एक और बीट है, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम लिख लेते जो हमारा आंसर निकल के आया है। ठीक है, टैग बिट, लाइन बिट, वर्ड बिट। टैग बिट निकला 8, लाइन बिट निकला 5, वर्ड बिट निकला 3। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक और बिट, इसी क्वेश्चन का एक और बिट के बारे में। ठीक है, जो कि सेकेंड बिट, सपोज कि मेरा कुछ बिट्स दिए हुए हैं, कुछ एड्रेस का बिट दिया हुआ है। सपोज कि ये मेरा एड्रेस बिट है। ठीक है, ये मेरा एड्रेस लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, एड्रेस लोकेशन दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन है, बस एड्रेस लोकेशन दिया हुआ है। पूछा है कि ये जो एड्रेस लोकेशन है किस नंबर लाइन में स्टोर होगा, मतलब कि इस एड्रेस लोकेशन का वैल्यू कैश मेमोरी के किस नंबर लाइन में स्टोर होगा। तो हम कैसे बताएं, लाइन यानी किस नंबर लाइन, यानी कि हमें लाइन नंबर निकालने से लिए हम लाइन का यूज़ करेंगे, फिर हमें लाइन नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताइए वर्ड फील्ड कितना बिट लेगा, 3 बिट, यानी कि हम इसमें से 3 बिट रिजर्व कर लेंगे वर्ड के लिए। लाइन के लिए कितना बिट रिजर्व करेंगे, 5 बिट। 5 बिट यहाँ से 5 बिट, 2 और 3 5 हो गया, बचा कितना, 8 बिट। अभी 8 बिट जो बचा ये हमारा हो जाएगा टैग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टैग बिट, ये हो जाएगा हमारा लाइन बिट, ये हो जाएगा हमारा वर्ड बिट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है। ये टैग का जो अगर हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये कितना आएगा, ये 1 और ये 1, यानी कि हमारा टैग हो जाएगा 11।
हमें निकालना है कि कौन सा लाइन में स्टोर है कैश मेमोरी के, कौन सा लाइन में स्टोर है। कैसे निकालेंगे ना, अभी इसे कैलकुलेट करना होगा। ये जो 5 बिट हम क्या निकाल रहे हैं, हेक्साडेसिमल निकाल रहे हैं, तो हमें 4 लेना होगा। तो लाइन बिट हमें बट 5 में दिया हुआ है, 0 0 0 1 1 5 में दिया हुआ है। आपने ज़रूर से अपने डीएल में पढ़ा होगा कि अगर 5 दिया होगा तो हमें लास्ट के 4 बिट को 1 लेना होगा, और यहाँ पे जो बचे उसके पहले और 3 बिट हमें 0 ऐड करना होगा, ये 1 बिट हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0 और 3, यानी कि थर्ड नंबर लाइन पे मेरा इस एड्रेस का डेटा स्टोर होगा कैश मेमोरी में। समझ में आया कि नहीं? थर्ड नंबर लाइन में टैग नहीं पूछा है, 11th टैग के थर्ड नंबर लाइन में। अगर आपको टैग भी पूछा होता तो आप टैग भी लिखते कि 11th टैग एंड थर्ड लाइन। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से एक और बिट गया, एक और बिट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ये थोड़ा अच्छा बिट है। सपोज कि हमें एक बाइट एड्रेस दिया हुआ है, थर्ड बिट में हमें एक बाइट एड्रेस दिया हुआ है 0001। वही सेम क्वेश्चन का बिट है, वही सेम क्वेश्चन का बिट है जिसमें कि मैंने टैग बिट निकाला हुआ था, लाइन बिट्स निकाला हुआ था, वर्ड बिट निकाला हुआ था। टैग बिट है 8, लाइन बिट है 5, वर्ड बिट है 3। ठीक है, इसी में दिया हुआ है 10 10 0001 1010। ठीक है, ये हमारा मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है, बाइट एड्रेस दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जिस लाइन में स्टोर हुआ होगा, मैंने आपको बताया था ना कि जिस लाइन में स्टोर होता है उसमें कुछ वर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है ना, तो ये जिस लाइन में स्टोर हुआ होगा उस लाइन के, इसके मतलब कि इसके रिलेटिव जो भी वर्ड्स होंगे उनके एड्रेस को हमें लिखना है। मतलब कि ये जिस लाइन में है, सपोज कि मेरा एक लाइन, ये कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी में इस लाइन में डेटा स्टोर है, इस लाइन में, तो इस लाइन में तो कितने सारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, इस लाइन में तो कितने सारे वर्ड्स होंगे। एक मिनट, हाँ, तो इस लाइन में हमारा कुछ वर्ड स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो वो वर्ड किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, वर्ड बिट्स, यानी कि हमारा 3 बिट है। देखो 3 बिट का वर्ड है, यानी मतलब क्या कि हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 हो सकते हैं, यानी कि एक लाइन में 8 डेटा स्टोर है, 8 डेटा, यानी कि ये जिस लाइन में स्टोर है उस लाइन में 8 डेटा स्टोर होंगे। तो हमें फाइंड करना है कि उन डेटा का एड्रेस क्या होगा, मतलब कि उन लाइन में जो भी डेटा स्टोर होंगे उनका एड्रेस क्या होगा। तो सबसे पहले ये 3 क्या है, वर्ड बिट्स हैं, ये 5 है लाइन बिट्स। ठीक है, ये है मेरा टैग बिट। ठीक है, ये है मेरा टैग बिट। एक मिनट काम नहीं कर रहा। हाँ, तो ये है हमारा टैग बिट। ठीक है, ये लाइन बिट, ये टैग बिट, ये हमारा वर्ड बिट। तो ये जिस लाइन में, इस लाइन में मेरा डेटा स्टोर है, यानी ये थर्ड नंबर लाइन में मेरा डेटा स्टोर है, इसमें पॉसिबल जो भी वर्ड्स होंगे उसका एड्रेस क्या होगा, इसका जितना कॉम्बिनेशन होगा, इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 000 001। ठीक है, 001 010 011, उसी तरीके से पूरा 11 तक। ठीक है ना? नहीं, बाकी ये जितने हैं इनको बस आप कॉपी कर देना, बस, और कुछ नहीं करना। इनको कॉपी कर देना, खाली इस पार्ट को चेंज करना है। ठीक है, तो टोटल हमारे 8 कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी कि हमारा 8 जो वर्ड है, 8 नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी स्टोर्ड इन दिस लाइन। हमें यही निकालना, और उसका एड्रेस ये होगा, ये सारा सेम होगा, बस सिर्फ ये चेंज होगा, लास्ट के 3 वर्ड, 3 बिट। ठीक है, तो ये होगा हमारा बाकी सबका एड्रेस। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। एसोसिएटिव मैपिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा ये भी मैं बताऊँगा एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। ठीक है, इस केस में क्या होता है ना, अगर हम डायरेक्ट मैपिंग के बारे में बात करें, डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता था, अगर ये मेरा कैश मेमोरी है ये है मेरा कैश मेमोरी, और अगर ये मेरा मेन मेमोरी है, ठीक है, ये मेरा मेन मेमोरी है, इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, सपोज कि ये B0 ब्लॉक है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे,
ये B1 ब्लॉक है। उस तरीके से यहाँ तक नीचे तक पूरा ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक्स हो गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता था ना, जो नंबर के ब्लॉक होते थे वो उसी के रिलेटिव पोजीशन में जाते थे। मतलब क्या, सपोज़ कि इसमें मेरे टोटल ब्लॉक हैं, सपोज़ कि 14 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 14 ब्लॉक्स है। मैं सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसमें B14 तक ब्लॉक, मतलब कि B13 तक, यानी टोटल 14 ब्लॉक्स हैं। और इसका साइज़ है मेरा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका साइज़ है मेरा 7, 7 लाइन का कैश मेमोरी है। लाइन 1 लाइन 2 करते हुए मेरा लाइन 7 तक है। तो जो B0 वाला ब्लॉक था वो कहाँ जाके स्टोर होता था, लाइन 0 में, लाइन 0, लाइन 1 अप टू लाइन 6, ठीक है, लाइन 0 में स्टोर होता था। उसी तरीके से जो ये कितना 7 साइज का है, जो 8th नंबर वाला ब्लॉक था, 8th नंबर वाला, वो कहाँ स्टोर होता, 8th नंबर की, अगर 8th नंबर वाला नहीं तो 7th नंबर की, अगर B7 ब्लॉक की बात करूँ, B7 ब्लॉक की, तो वो कहाँ स्टोर होता था, सेम वो भी आके यहाँ पे स्टोर होता था। अब अगर मैं B7 के बाद अगर मैं बात करूँ, सेम B7 की अगर मैं बात करूँ कि मैंने ब्लॉक 0 से एक डेटा को यूज़ किया, एक डेटा को यूज़ किया, तो फिर कैश मेमोरी क्या करता है, जिस ब्लॉक से डेटा को यूज़ करता है वो पूरा ब्लॉक को उठा के लाइन में डाल देता है। अब नेक्स्ट टाइम सपोज कि B7 से डेटा को यूज़ किया, वो फिर क्या करेगा कि B7 से ही लाके यहाँ पे डेटा को रख देगा। यानी कि यहाँ पे पहले से B0 प्रेजेंट था, लेकिन अब वो उसको मिटा के B7 को रख देगा। यानी कि अब इसको मिटा देगा और क्या करेगा ना, यहाँ पे B7 रख देगा। और यहाँ पे स्पेस खाली है, देखो यहाँ पे सारा स्पेस खाली है, लेकिन वो उसी पे स्पेस को यूज़ कर रहा है। यानी कि इससे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, हमारा जो कैश हिट्स थे, नंबर ऑफ कैश हिट्स, वो कम होने लगे। क्यों कम होने लगे, क्योंकि स्पेस तो खाली है, लेकिन वो एक ही जगह पे डाल रहा है। अगर क्योंकि एक ही जगह पे एक ब्लॉक जाता है ना बार बार, तो वो एक ही जगह पे उस ब्लॉक को डाल रहा है, तो इससे स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। तो कैश हिट्स कम ना, मतलब कि कैश के एफिशिएंसी कम ना, ठीक है ना। इसीलिए एसोसिएटिव मैपिंग आया। एसोसिएटिव मैपिंग क्या करता है ना, वो देखेगा कि अगर मेरा स्पेस खाली है, स्पेस खाली है तो कहीं भी रख लेगा, कहीं भी रख लेता है। आपको यहाँ पे भी कहीं भी रख सकता है। B7 आपका यहाँ पे भी हो सकता है, आपके यहाँ पे भी B7 हो सकता है, ठीक है। B7 आपका यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी आपका B7 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण आपका एसोसिएटिव मैपिंग आया। एसोसिएटिव मैपिंग क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेरा जहाँ भी स्पेस खाली होगा मैं वहाँ पर रख दूंगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर एसोसिएटिव मैपिंग का यही एडवांटेज था। लेकिन एसोसिएटिव मैपिंग में एक डिसएडवांटेज है कि हमें फिर एक एक करके सारे लाइन को कंपेयर करना होगा कि कौन से लाइन में हमारा डेटा प्रेजेंट है। लेकिन डायरेक्ट मैपिंग के केस में ऐसा नहीं था। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट टैग को पकड़ते थे और हमें पता था कि उस टैग में वही ब्लॉक होगा, तो हम उसको एक्सेस करते थे, ठीक है ना। नहीं, अब बात करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के कुछ फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। हम लोगों को एग्जाम में जो भी आएगा, अगर मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो या तो आपको उसके बारे में एक छोटा सा कुछ डेफिनेशन लिखने के लिए देगा, तो डेफिनेशन लिखे तो आप छोटा सा कुछ भी लिख दीजिएगा, आपकी क्लास में लिखाया गया होगा या फिर बुक में होगा, तो या फिर आप नेट से मार सकते हैं, आप उसमें से लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको करा चुका हूँ, डायरेक्ट मैपिंग का करा चुका हूँ, एसोसिएटिव मैपिंग का भी कराऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि इसमें से मैपिंग के क्वेश्चन में क्या आपका क्वेश्चन मतलब कि न्यूमेरिकल्स ही आए, तो आप उस पर फोकस करें। और जो भी क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराया हुआ उसके भी ऊपर आप फोकस करें, कैश एड्रेस मैंने पढ़ाया था उस सबके ऊपर आप फोकस करें, उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। कैश मेमोरी में जो एसोसिएटिव मैपिंग है उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर से, क्योंकि एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है ना, इसमें कुछ भी टैग बिट नहीं होता। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो इसमें लाइन बिट या फिर टैग बिट कोई एक प्रेजेंट होता है इसमें से या तो एस या फिर डब्ल्यू, या तो एस, इसमें एस पूरा होता है, इसमें टैग और लाइन बिट डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें टैग बिट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी लाइन में चला जा रहा है, किसी भी लाइन में वो पहुँच जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमें टैग बिट की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट एस या डब्ल्यू होता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें रैम साइज़ की, तो रैम साइज़ आप लोगों को सबको पता है कि रैम साइज़ हमेशा 2⁻s+w रहेगा, है कि नहीं। रैम साइज़ 2⁻s+w रहेगा। तो इसी तरीके से एड्रेस लेंथ कितना होगा, एड्रेस लेंथ होगा हमारा s+w एड्रेस लेंथ होगा। और ब्लॉक साइज़ कितना होगा, ब्लॉक साइज़ वैसे उसी तरीके से हमारा 2⁻w होगा, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था। ब्लॉक साइज़ सेम रहेगा, रैम साइज़ सेम रहेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा साइज ऑफ टैग।
पहले हमारा साइज ऑफ टैग क्या था, एस माइनस आर था, ठीक है, एस माइनस आर था, क्योंकि यहाँ पे आर प्रेजेंट था, अभी एस माइनस आर नहीं होगा, साइज ऑफ टैग आपका डायरेक्ट आर होगा, आर बोल रहा हूँ, एस होगा, ठीक है, अभी डायरेक्ट एस होगा। तो बस हम लोग के इसके लिए हम लोगों का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, हमें रैम साइज, ब्लॉक साइज और ये सब याद रखना है। बाकी तो आप लोग कर लोगे, अगर रैम साइज इतना है, ब्लॉक साइज इतना है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे रैम में, 2^s + w बाय 2^w, ठीक है, जो कि 2^s हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, है कि नहीं। बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एसोसिएटिव मैपिंग बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होता। तो हम उसी के ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर, ठीक है। सपोज कि एसोसिएटिव मैपिंग में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट रुकना, हाँ, सपोज मेरा क्वेश्चन है कि रैम साइज मेरा दिया हुआ है, रैम साइज इक्वल टू 16 MB, 16 MB हमारा रैम साइज दिया है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है ना, कैश साइज, कैश साइज सपोज हमें दिया 64 KB, ठीक है, और क्या दिया हुआ है ना, ब्लॉक साइज, हमें ये चीज़ हमेशा दिया होगा, हमेशा, या फिर किसमें इसमें से कुछ भी एक कम दिया होगा, लेकिन दिया होगा, ठीक है ना। रैम साइज हमेशा दिया होगा, ब्लॉक साइज हमें सपोज कि दिया हुआ है 4 बाइट, ब्लॉक साइज अगर दिया है तो इसका मतलब ये लाइन साइज भी है, ब्लॉक साइज ऑलवेज भी इक्वल टू लाइन साइज, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है बिट्स में के फॉर्म में, कि कौन सा कितने बिट्स में आएगा। तो अब मुझे आप बताइए एक बात, कि अगर ब्लॉक साइज दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 2^w दिया हुआ है, यानी कि 2^2, 4 = 2^2 ना, w कितना हो जाएगा, इसमें से 2 हो जाएगा। अच्छा, रैम साइज कितना दिया हुआ है, 2^s + w, है कि नहीं, यानी कि इसका अगर हम कैलकुलेट करें 16 MB के बारे में, तो 2^4 × 2^20, 2^20 क्यों, कि 1 MB विल बी इक्वल टू 2^10 KB एंड 1 KB इक्वल टू 2^10 KB, यानी कि 2×10 × 2×10 कितना हो जाएगा, 2×20 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2^24, ठीक है, हो गया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसमें से s कैलकुलेट करें, तो s हमारा कितना आ जाएगा, w हमारा 2 है, s कितना आ जाएगा, 22, ठीक है, हो गया। बस अब इसको कुछ नहीं करना, बस अब इसको लिख देना है s और w के फॉर्म में, s कितना हो जाएगा 22, w हो जाएगा हमारा 2, बस यही हमारा एसोसिएटिव मैपिंग था। एसोसिएटिव मैपिंग सबसे इजी है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ s और w निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो बस आप लोगों को बस इतना ही करना है एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर। जो सबसे अच्छा मैपिंग है वो हम लोग का है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा सेट एसोसिएटिव के बारे में। सेट एसोसिएटिव के बारे में बस इतना बता देता हूँ कि वो एसोसिएटिव और डायरेक्ट मैपिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप फोकस करिएगा, उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी कुछ 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ यहीं तक, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि मैं सेट एसोसिएटिव लेके आने वाला हूँ। तो फिर चलिए, बाय बाय।